हमने पिछले लेक्चर में वेक्टर का एडिशन पढ़ा। वेक्टर के एडिशन ये एनालिटिकल हो सकता है और ग्राफिकल हो सकता है। एनालिटिकल मेथड अपन आई कैप जे कैप का फॉर्म का एडिशन ये आगे बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ग्राफिकल मेथड वेक्टर एडिशन के तीन मेथड्स हैं। तीन मेथड से हमने पहला मेथड पढ़ा। पहला मेथड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ जो स्टेट करता है कि अगर तुम्हें दो वेक्टर्स ऐड करना है जिनका जिनका कुछ तो भी मैग्नीट्यूड है और वो दो वेक्टर्स जिनके डायरेक्शन कुछ भी हो सकते हैं, उन दोनों वेक्टर्स को अगर तुम ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर मतलब पहला जहां खत्म दूसरा वहीं से चालू, इस तरीके से अगर तुम उनको अरेंज कर पाओ तो ट्रायंगल का जो क्लोजिंग साइड होगा इन अपोजिट ऑर्डर वही उन दोनों का एडिशन होगा, जिसको हम बोल रहे थे रिजल्टेंट। ये पूरा हमने पिछले लेक्चर में देखा। हमने उसका डेरिवेशन भी किया था। अगर मेरे पास पहला वेक्टर है ये वाला, मेरे पास दूसरा वेक्टर है ये वाला, तो ट्रायंगल की क्लोजिंग साइड यही होगी इन अपोजिट ऑर्डर, ये वाली। ये जो थर्ड वेक्टर है वही इन दोनों का एडिशन है, रिजल्टेंट। ये फर्स्ट वेक्टर था हमारा, ये सेकंड वेक्टर था जिसको हमें ऐड करना था। अगर P वेक्टर और Q वेक्टर हैं, दो वेक्टर्स जिन्हें हमें ऐड करना होगा, तो उनको ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड, आजू बाजू वाले साइड एक ही ऑर्डर में अरेंज करो, तो जो क्लोजिंग साइड होगी वही उनका एडिशन होगा, वही उनका रिजल्टेंट होगा। इस बात के लिए हमने डेरिवेशन किया था और डिराइव करने के बाद जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी निकाला था। लक्ष्य ही तो, अगर मेरे पास कोई वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर, कितना है, इसका मैग्नीट्यूड ले लो 10 न्यूटन ले लेना, फोर्स वेक्टर होगा। और मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है से 15 न्यूटन। ये दो वेक्टर्स हैं और इन दोनों वेक्टर्स को मुझे ऐड करना है। और मान लो कि ये दोनों वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल जो थीटा है वो 90 डिग्री लिया है। दो वेक्टर्स, एक का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। बोथ दिस वेक्टर्स हैव टू बी एडेड, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड करेंगे। इन दोनों का जो एडिशन होगा रिजल्टेंट। अब ये दोनों वेक्टर्स किस डायरेक्शन में ये तो हमको दिया नहीं, पर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री दे रखा है, तो मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूं क्या, अगर पहला वाला वेक्टर इधर होगा ए वेक्टर, तो दूसरा वेक्टर इधर ही तो होगा, बी वेक्टर इधर होगा, नहीं तो इधर होगा, है ना, 90 डिग्री होगा दोनों के बीच का एंगल। तो यही तो होगा इनके बीच का एंगल थीटा, दैट इज 90 डिग्री। अरे अरे अरे, अच्छा, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री। मैंने बोला ये जो दूसरा वेक्टर है ना बी वेक्टर, इस वेक्टर को इसके ऑर्डर में लेकर के जाएंगे। ये हो गया बी वेक्टर। ट्रायंगल का जो क्लोजिंग साइड होगा ये वाला, ये क्लोजिंग साइड ही इसका रिजल्टेंट होगा आर वेक्टर। और ये जो क्लोजिंग साइड होगा, क्लोजिंग साइड दैट इज आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसी को हम आर वेक्टर बोलेंगे। और इसके लिए एक्सप्रेशन निकाल रखा था हमने, अंडर रूट ऑफ पहले वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए का स्क्वायर, दूसरे वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी का स्क्वायर, प्लस 2 पहले वाले का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल, इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, प्लस ऑफ 2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ 90। और कितने जगह को पता है कि कॉस 90 होता है, कॉस 90 अगर 0 है तो ये टर्म हो गया 0, ये 0 इन सबके साथ मल्टीप्लाई होकर दे देगा 0, म्हणजे ये इतना टर्म हो जाएगा। ये टर्म अगर 0 हो गया तो ये बचेगा टर्म 100 प्लस 225 प्लस 100 325 होगा क्या, है ना। मतलब जो रिजल्टेंट आर है
वो 325 है। इसको अगर मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूं तो क्या लिख सकता हूं, 525 इंटू 13, ये 25 बाहर आ जाएगा, 5√13 न्यूटन, ये होगा रिजल्टेंट। जो रिजल्टेंट आर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5√13 न्यूटन। एक्ट कहां करेगा, इस तरफ, है ना। हमने बोला इसका एंगल बताओ विथ ए वेक्टर, ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाया इसने, वही वेक्टर अल्फा होगा। तो हमारा रिलेशन कहता है कि जो tan ऑफ अल्फा होगा दैट विल बी, शॉर्ट ट्रिक बताई थी हमने याद रखने के लिए, जिसके साथ एंगल बनाया है उसका मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में अकेला रख देंगे। तो एक का मैग्नीट्यूड अकेला, न्यूमरेटर में कौन आ जाएगा, b इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस ऑफ b इंटू कॉस ऑफ थीटा, b का मैग्नीट्यूड 15 इंटू साइन ऑफ 90 अपॉन में a का मैग्नीट्यूड 10 इंटू 10 प्लस ऑफ 10 प्लस b का मैग्नीट्यूड 15 इंटू कॉस ऑफ 90, ये तो जीरो ही होने वाला है ना। ये वाला 15 इंटू कॉस 90 जीरो, तो ये इतना टर्म तो गायब हो जा रहा है, ये तो जीरो हो जा रहा है। न्यूमरेटर में 15 इंटू साइन 90, साइन 90 1 इंटू 15 अपॉन में 10, ये कितना आएगा 1.5, इसको मैं 3/2 लिख सकता हूं, है ना। तो जो अल्फा होगा वो tan इनवर्स ऑफ 3/2 होगा। ये लिया था पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और अब बढ़ेंगे आगे। हमने बोला था कि हमारे पास 2-3 लॉस है ग्राफिकल एडिशन के। अब अगला लॉ समझने के लिए मेरे को बताओगे, पॉलीगॉन माहिती है, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन काय असतं, 4 साइड्स पॉलीगॉन है, 4 साइड्स पॉलीगॉन है, 4 साइड पॉलीगॉन है, 3 साइड वो भी पॉलीगॉन है, 3 साइड भी पॉलीगॉन है, 2 साइड 2 साइड पॉलीगॉन कोई नहीं सकता, हमको एक क्लोज फिगर बनानी होगी, है ना। तो मेरे पास कोई एक ऐसी स्टैंडर्ड फिगर जिसके पास 3 या फिर 2 से ज्यादा, 3 और 3 से ज्यादा बोल दो, 2 से ज्यादा अगर साइड है which is forming a closed figure that will be called as polygon, right। अब अगर 3 साइड होंगे तो उसको हम, उस पॉलीगॉन को हम ट्रायंगल बोल देते हैं। अगर 4 साइड होंगे तो उस पॉलीगॉन को हम क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड होंगे तो उस पॉलीगॉन को हम पेंटागन, हेक्सागन, है ना, ये सब नाम दे देते हैं। तो पॉलीगॉन क्या है, क्लोज फिगर ऑफ साइड्स मोर देन 2, 2 से ज्यादा, उसी को हम पॉलीगॉन बोलेंगे, राइट। अभी समझ के लो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, 2 ही वेक्टर नहीं, इसके पहले ट्रायंगल लॉ में हम 2 ही वेक्टर ऐड कर रहे थे, अब मेरे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं। बहुत सारे वेक्टर्स कौन कौन से हैं, एक वेक्टर है मेरे पास ये वाला, एक वेक्टर है मेरे पास जे बार, ये एक वेक्टर है मेरे पास ए वेक्टर, मेरे पास और एक वेक्टर है ये वाला बी वेक्टर, मेरे पास और एक वेक्टर है ये वाला सी वेक्टर, मेरे पास और एक वेक्टर है, ये ले लिया मैंने डी वेक्टर, मेरे पास और एक वेक्टर है, ये ले लिया मैंने ये ई वेक्टर, ऐसे 4 5 6 से कुछ तो भी। इन वेक्टर्स को मुझे करना है ऐड, इनको ऐड करने के लिए पॉलीगॉन लॉ स्टेट करता है कि जिन वेक्टर्स को तुम्हें ऐड करना है उन वेक्टर्स को पॉलीगॉन के साइड्स की तरह रिप्रेजेंट करो, टेकन इन ऑर्डर, एक एक ऑर्डर में। तो ऑर्डर में लेने के लिए हमने क्या बोला, हमको ए बी सी डी ई ये 5 वेक्टर को ऐड करना है, 5 वेक्टर को एक एक करके उठाएंगे और ऑर्डर में रखेंगे। ये पहला वाला वेक्टर, ये वाला ए वेक्टर, ये वेक्टर उठाया, ये लेकर के रख दिया। अब दूसरे वाले वेक्टर को ए वेक्टर के साथ ऑर्डर में रखना है,
तो दूसरे वाले वेक्टर को उठाया और दूसरे वाले वेक्टर को उठा करके रखा, तो यही जाएगा क्या, ये होगा बी वेक्टर। अब सी वेक्टर को उठाया और सी वेक्टर को रखेंगे बी के ऑर्डर में, तो सी वेक्टर उठा करके यहां रखेंगे, ये हो गया सी वेक्टर। ये आ गया डी वेक्टर, डी वेक्टर को सी वेक्टर के ऑर्डर में रखा, ये आ गया डी वेक्टर। कुछ इस तरीके से ये है डी वेक्टर। और ई वेक्टर को ये उठाया, ई वेक्टर को इसके साथ में रखा, तो ये मिलेगा अपने को कहीं पे ई वेक्टर, ये वाला, ये हो गया ई वेक्टर। क्या पांचों वेक्टर्स ये ऑर्डर में है, पांचों वेक्टर्स ये ऑर्डर में आ चुके हैं। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि जो पॉलीगॉन का क्लोजिंग साइड होगा, क्या ये पॉलीगॉन फॉर्म हुआ है, नहीं, इस पॉलीगॉन को इस पॉलीगॉन को कंप्लीट करने के लिए मुझे ये वाला इनिशियल एंड और ये वाला जो फाइनल एंड है, इस पूरे वेक्टर्स को अरेंज करने के बाद इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइन करने के बाद मुझे पॉलीगॉन मिलेगा, ये मिला मुझे पॉलीगॉन का क्लोजिंग साइड, ये पॉलीगॉन का क्लोजिंग साइड, ये इधर से गया, ये इधर, ये होगा ना। अब ये पॉलीगॉन हो गया, ये जो क्लोजिंग साइड होगा वही इन सब का रिजल्टेंट है, ये जो क्लोजिंग साइड है वही रिजल्टेंट है। इसको मैं यहां लिख रहा हूं आर वेक्टर, और ये आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर है। पर ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी होना चाहिए, ये जो क्लोजिंग साइड होगा ये फिर से अपोजिट ऑर्डर में होगा, मतलब इसका एरो कहां आना चाहिए, यहीं पर, ये होगा इसका एरो, ये वाला, ये हो गया रिजल्टेंट। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट करता है कि इफ मोर देन टू वेक्टर्स आर टू बी एडेड एंड इफ दे कैन बी अरेंज्ड एज द साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन टेकन इन ऑर्डर, then the closing side of the polygon gives us their resultant taken in opposite order। ये इतना क्लियर है। अब सोच के देखो, ये जो पॉलीगॉन लॉ है ना, ये कुछ भी नहीं तो स्टेप्स में लगाया हुआ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स है। ध्यान दोगे यहां पर, पहले अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करूं तो क्या मुझे यही वेक्टर मिलेगा, ये वेक्टर कौन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, यही होगा ना रिजल्टेंट, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। और अब ये दोनों तो गायब हो गए, अब मुझे कौन मिल रहा है, ये वाला वेक्टर और सी वेक्टर, ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये दो वेक्टर्स। अब इस वेक्टर और इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो यही होगा क्या, मतलब ये जो वेक्टर मिला है अब वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होगा। अब ये सभी गायब हो गए, अब मेरे पास ये वाला वेक्टर और ये वेक्टर बचा, इन दोनों वेक्टर्स को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे ये वेक्टर मिलेगा क्या, और ये वाला वेक्टर क्या होगा फिर, बराबर। अब ये सब गायब हो गए, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, इन सभी का रिजल्ट, इन दोनों का, ये दो ही बचे ना, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का रिजल्टेंट यही मिलेगा क्या, मतलब ये पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर ये स्टेप्स में लगाया गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही है। इतना क्लियर है। तो सोच के देखो, अगर मैं इसका ये वाला ए प्लस बी वेक्टर को अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं तो क्या वो अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड उसका निकालूं तो अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा ही तो होगा। ये समझ में आ रहा है ना, बस इसका कोई रिलेशन वगैरह नहीं लेना है, एक बार सिर्फ स्टेटमेंट लिख के लोगे। सॉरी, पर ये मर गया क्या, चलो ले लो इसको।
सिर्फ स्टेटमेंट लिख के रखोगे। झालंय का? If number of vectors are represented in magnitude and direction by the sides of a polygon taken in order, then the resultant is represented. कस्बे तक ये समझ में आ रहा ना? झालंय का? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन किस लिए यूज होगा? दो वेक्टर्स को यूज करने के लिए। इसके आगे हम एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे, वो भी दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए ही यूज होगा। लेकिन दो से ज्यादा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। झालंय का? हो गया? अगर मेरे पास कुछ वेक्टर्स हैं, v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, v3 वेक्टर, v4 वेक्टर नाम दिए गए हैं, सभी के मैग्नीट्यूड्स अलग हैं, सभी के डायरेक्शन अलग हैं, और हमने बोला चारों वेक्टर्स को ऐड करो, तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर देंगे। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं मिलेगा, टप्पे टप्पे से निकालना पड़ेगा अपने को। पर ग्राफिकली अगर मैं ड्रॉ करूं तो प्रॉपर स्केल यूज करके अगर मैं ड्रॉ करूं तो स्केल से कन्वर्ट करके मैं उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकता हूं। हटा दो इसको। चलो, मेरे पास 5 वेक्टर है, v5, v1, v2, सभी को ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया, v3, v4 और v5। क्या ये पॉलीगॉन फॉर्म हुआ? नहीं, अभी एक साइड क्लोज करना बाकी है। जो क्लोजिंग साइड होगी वही उसका रिजल्टेंट होगा। ऑर्डर किधर होगा? अपोजिट ऑर्डर में गया। नेक्स्ट वन ले लोगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पर इसको समझने की पहले मेरे को बताओगे पैरेललोग्राम का है? इसको पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है, फिक्स उसके 4 साइड्स है, पॉलीगॉन ही है वो भी, पर उसके कितने साइड्स होने चाहिए? 4, जिसके अंदर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल। अब अपोजिट साइड पैरेलल है तो इक्वल होने ही वाले हैं। ये 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 4 साइड्स, ये वाली साइड इस साइड को पैरेलल, ये वाली साइड इस अपोजिट साइड को पैरेलल, तो क्या ये पैरेललोग्राम है? ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है। अच्छा, मेरे को
मेरे को बताओगे क्या ये पैरेललोग्राम है? ये पैरेललोग्राम है जिसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं, है ना? ये रेक्टेंगल है, लेकिन हमारा पैरेललोग्राम का डेफिनेशन तो यही है ना, अपोजिट साइड शुड बी इक्वल। तो देखो ये वाली लेंथ इस वाले लेंथ के इक्वल है, ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल है। क्या ये पैरेललोग्राम है? स्क्वायर पैरेललोग्राम है ना? अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल, ये पैरेललोग्राम स्क्वायर और रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, लेकिन हर पैरेललोग्राम स्क्वायर और रेक्टेंगल नहीं है। ये क्लियर है? चलो, तो पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है whose opposite sides are equal। क्वाड्रिलेटरल मतलब उसके 4 साइड्स होंगे। अब और कुछ बातें, मान लो मैंने एक पैरेललोग्राम लिया, ये एक पैरेललोग्राम है, इसके अपोजिट ये वाली साइड है क्या? इसके अपोजिट ये वाली साइड है क्या? और ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के एडजेसेंट है, इनको बोला जाएगा आजू बाजू वाले साइड, एडजेसेंट। ये वाली साइड और ये वाली साइड एडजेसेंट, ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये और ये और ये अपोजिट, अपोजिट साइड्स है, पैरेलल है, बराबर। अभी ध्यान दो, लक्ष्य जा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट करता है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स होंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट करता है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स होंगे, लक्ष्य दिया, मेरे पास, मैंने बोला कि यहां पर एक वेक्टर है, ये मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, और मेरे पास एक वेक्टर है ये वाला बी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स को मुझे ऐड करना है, पर इस बार लॉ कौन सा लगाएंगे? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर दो वेक्टर्स होंगे जिनको तुम्हें ऐड करना है, तो उन वेक्टर्स को पैरेललोग्राम के दो साइड्स की तरह रिप्रेजेंट करो। पर ये दोनों साइड्स कैसे होने चाहिए? एडजेसेंट, आजू बाजू वाले साइड्स। The two vectors to be added should be represented as two sides, adjacent sides of a parallelogram originating from common point। मतलब उनके टेल एंड्स सेम होंगे, सेम कॉमन पॉइंट से बाहर जाते हुए, डायरेक्टेड अवे। तो हमने बोला चलो ये वाला ए वेक्टर और बी वेक्टर को मुझे ऐड करना है। ए वेक्टर को उठाया, ए वेक्टर को यहां रख दिया, ये हो गया ए वेक्टर। अब बी वेक्टर को कुछ इस तरह से रखो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों आजू बाजू के दो साइड्स बनने चाहिए। तो मैं बी वेक्टर को या तो यहां रख सकता हूं या तो यहां, पर अगर यहां रखता हूं तो वो ऑर्डर में होंगे। मुझे कैसा रखना चाहिए? एडजेसेंट। यहां भी तो एडजेसेंट ही हो रहा है, लेकिन डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट से बाहर निकलते हुए। तो यहां पे रखेंगे तो ये कॉमन पॉइंट की तरफ जा रहा है और ये कॉमन पॉइंट की तरफ निकलेगा। मुझे दोनों का कॉमन पॉइंट डायरेक्टेड अवे रखना है, तो इसको उठाकर कहां रख दिया? यहां पर। ये रखा बी वेक्टर, और इसके पहले हमने कंसेप्ट पढ़ रखा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर मैं टेल टू टेल ज्वाइन करता हूं तो उनके बीच का एंगल जो होगा वही एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा, बराबर। चलो, ए वेक्टर और बी वेक्टर को मुझे ऐड करना था, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को मैंने पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स की तरह रिप्रेजेंट किए, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द कॉमन पॉइंट। पर क्या ये पैरेललोग्राम फॉर्म हुआ? नहीं। पर इमेजिनरीली मैं ऐसा सोच सकता हूं कि अगर इसके सामने कोई एक लाइन होती, अगर इसके सामने यहां पर अगर कोई एक पैरेलल लाइन होती और इसको पैरेलल अगर कोई लाइन होती, तो ये पैरेललोग्राम होता था ना, ये और ये पैरेललोग्राम होता था। उस केस में इनके कॉमन पॉइंट से निकलने वाला, कॉमन पॉइंट ए वेक्टर और बी वेक्टर का कॉमन पॉइंट यही है क्या? इनके कॉमन पॉइंट में से निकलने वाला जो डायगोनल होगा उस पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम के दो डायगोनल हो सकते हैं, एक ये और एक ये, पर इनके कॉमन पॉइंट में से निकलने वाला डायगोनल तो यही होगा ना। इनके कॉमन पॉइंट में से निकलने वाला डायगोनल डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द कॉमन पॉइंट, यही होगा इन दोनों का
रिजल्टेंट आर, आर वेक्टर ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, होगा ना। और सोच के देखो, बी वेक्टर अगर यहां ना होता, यहां होता, तो क्या यही ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता था, है ना। मतलब ये भी ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही है। ए बी वेक्टर अगर यहाँ है, ए वेक्टर अगर यहाँ होता, तो यही ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता था। मतलब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कुछ अलग नहीं है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ही मॉडिफिकेशन है। ये समझ में आ रहा है। उस केस में ये जो आर है रिजल्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट बताओगे मुझे। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा, जहां पर थीटा दोनों के बीच का एंगल है। तो ठीक है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है वो। और ये वाला एंगल रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ अगर अल्फा एंगल बना रहा है, तो tan ऑफ अल्फा क्या होगा, tan ऑफ अल्फा विल बी, ए का मैग्नीट्यूड नीचे अकेला रख दिया, ऊपर आएगा बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। ये दो रिलेशन अपन ने पढ़ रखे। मतलब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कुछ अलग नहीं है। स्टेटमेंट ले लोगे, इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप, दो वेक्टर सेम टाइप के, ऐसा ना हो कि एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और दूसरा फोर्स वेक्टर है, तब थोड़ी उनको ऐड कर पाएंगे। सेम क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना चाहिए। इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप एक्टिंग साइमल्टेनियसली are represented in magnitude and direction along sides of a parallelogram, then the resultant is represented in magnitude and direction, then the resultant represented in magnitude and direction by the diagonal, by the diagonal हो गया, by the diagonal from the same point, that is common point. एक साइड है, क्या चल रहा है तुम्हारा, जब ध्यान देना, डोका फोड़े नहीं। If two vectors of same type are acting simultaneously, are represented in magnitude and direction along the sides of a parallelogram, then the resultant is equal to, लिख लो जल्दी। यहाँ पर डायगोनल आएगा, डायरेक्शन बाय द डायगोनल, यहाँ पे लिखा था मैंने, बाय द डायगोनल फ्रॉम द सेम पॉइंट। और ये डायग्राम ड्रॉ कर दोगे। झालंय का, हटा दो। हटा दो क्या, साइमल्टेनियस ऐसा होता है। Simultaneously are represented in magnitude and direction along the
sides of a parallelogram, then the resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal from the same point, common point. दलाए हटा दो, चलो क्या हमने यही पढ़ा था? अगर दो वेक्टर्स है मेरे पास p वेक्टर और q वेक्टर, और उनको मुझे अगर ऐड करना होगा तो उनका जो रिजल्टेंट होगा ये p वेक्टर और q वेक्टर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कॉमन पॉइंट में से पास होने वाला डायगोनल, यही होगा क्या? ये होगा r वेक्टर, और r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये होगा अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ थीटा, जहां पर थीटा ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। हमने बोला इन वाला ये जो वेक्टर है रिजल्टेंट, ये p के साथ कितना एंगल बना रहा है उसी को हम अल्फा नाम दे दे रहे हैं। नाम कुछ भी दिया जा सकता है। ये जो रिजल्टेंट होगा r, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उस फॉर्मूले से निकाला जाएगा। बाकी डेरिवेशन तो अपन ने लिया हुआ है, ये सब पिछले लेक्चर में लिया था। स्पेशल केसेस, इस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे। अपन स्पेशल है, नीट की तैयारी कर रहे हैं, अपन स्पेशल बातें तो करना पड़ेगा ना। लक्ष्य मान लो ना, अगर कभी ऐसा हो कि मुझे दो वेक्टर्स ऐड करना है और उन दोनों वेक्टर्स का के बीच का एंगल 0 हो, मतलब थीटा 0, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 है, और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के डायरेक्शन में, मतलब दोनों पैरेलल हैं। तो हो सकता है एक वेक्टर, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं कि एक वेक्टर इधर है, लेट द वेक्टर बी p वेक्टर, और दूसरा वेक्टर भी इधर ही है, लेट दैट वेक्टर इज q वेक्टर। दोनों वेक्टर्स ये सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनका मैग्नीट्यूड पता नहीं, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, अभी फिलहाल हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब थीटा 0 है, मतलब वो वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो अब मैंने बोला कि इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों के वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा r वेक्टर, अब ये जो r वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, जो मैग्नीट्यूड होगा वो अंडर रूट ऑफ पहला वाला वेक्टर, क्या नाम दिया मैंने? p, तो p का स्क्वायर प्लस ऑफ कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल थीटा जो कि 0 होगा, और कॉस 0 की वैल्यू होती है कॉस 0 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू 1 होगी, तो रिजल्टेंट होगा r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई। और ध्यान से देखो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, मतलब इसको लिखा जा सकता है, ये जो अंडर रूट के अंदर है ये कुछ भी नहीं तो p प्लस q का होल स्क्वायर होगा। और ध्यान से देखो ये स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे को कर देंगे कैंसल, मतलब मिलेगा क्या? p प्लस q, r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, p मैग्नीट्यूड था, वेक्टर था क्या? p मैग्नीट्यूड था, q ये मैग्नीट्यूड था, और ये r भी मैग्नीट्यूड है, मतलब दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का एडिशन मुझे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगा। ये समझ में आ रहा है? अब सीधा सीधा मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनके मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएंगे, दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनके मैग्नीट्यूड्स ऐड हो जाएंगे। मतलब ये कहानी कुछ कुछ ऐसे ही है क्या? अगर मैं एक टेबल के ऊपर एक मास रखता हूं m, मैंने इस तरफ फोर्स लगाया 10 न्यूटन, इस तरफ फोर्स लगाया 15 न्यूटन, दोनों फोर्स, दो जन धकेल रहे हैं उसको ऐसे सेम डायरेक्शन में, तो ये दोनों ऐड ही होंगे। जो नेट फोर्स होगा F नेट, जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 10 प्लस 15 दैट इज 25 न्यूटन। याद कैसे रखोगे?
अगर अगर दो वेक्टर्स अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं, अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, तो उनके कैसे लिखते हैं, तो उनके तो उनके रिजल्टेंट तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, हाँ भाई लिख के रख लो, स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम रिजल्टेंट, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्पेशल केस, अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का एडिशन होगा। उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का एडिशन होगा। दूसरी बात, रिजल्टेंट भी तो एक वेक्टर ही है ना, तो रिजल्टेंट किस तरफ ऐड करेगा, अगर 10 न्यूटन इधर है, 15 न्यूटन इधर है, तो रिजल्टेंट किस तरफ होगा, उसी तरफ। तो ये भी बोल देंगे रिजल्टेंट का डायरेक्शन। दूसरी बात, रिजल्टेंट का डायरेक्शन उन दोनों के डायरेक्शन में होगा। याद रहेगा, दो वेक्टर्स कैसे याद रखोगे, अगर दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो उन दोनों के मॅग्निट्यूड का एडिशन होगा, आणि दोघांचा रिझल्टंट कुठे असेल, ज्या साइडला दोन्ही ऍक्ट करतायत त्याच साइडला। क्लियर है, घेऊन टाका। झालाय का, झाला क्या, अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होंगे तो ये नहीं है, तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का एडिशन होगा। उनका एडिशन नहीं, उनके मैग्नीट्यूड का एडिशन की बात हो रही है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उन दोनों के मैग्नीट्यूड के एडिशन होगा। रिजल्टेंट एक्ट कहां करेगा, जिधर दोनों एक्ट कर रहे हैं उसी तरफ। झाला क्या, झाला क्या, हटा दो। वो लास्ट वाली ताई, तुम दोनों क्या कर रहे, ये कर रहे ना, तो ठीक है ना, चिल्लाओ मत ना, दे रहा हूं ना टाइम।
अब झाला, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, बता दो। चलो एक बार और, लक्ष्य सर सिर्फ एक बार समझने के लिए, मैंने बोला मेरे पास एक वेक्टर है इस तरफ ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड ए होगा क्या, या फिर इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है इस तरफ बी वेक्टर, तो इन दोनों का एडिशन मतलब जो रिजल्टेंट होगा वो इसी तरफ होगा क्या, है ना, कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड। ये अगर इतना सिर्फ ग्राफ की तरह ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये इतना लंबा है, ये इतना लंबा है, तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इतना लंबा होगा क्या, ये होगा ना। और ये जो रिजल्टेंट आर होगा इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। इसी बात को हम सीधा सीधा बोल रहे थे कि दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में तो दोनों के मैग्नीट्यूड का एडिशन होगा, और जिधर ये वेक्टर है जिधर ये वेक्टर है रिजल्टेंट भी उसी तरफ। लक्ष्य है सर, मैंने बोला मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर जो कि 3i कैप है, मतलब ये वेक्टर किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। मेरे पास वेक्टर है बी वेक्टर जो कि 4i कैप है, तो ये बी वेक्टर किस डायरेक्शन में है। अब मैंने बोला कि मुझे बताओ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्या वही आर वेक्टर होगा, है ना, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड किधर होगा, कितना होगा, 3i कैप प्लस 4i कैप, क्या ये 7i कैप है ना, और ये वेक्टर किधर एक्ट कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में, ये भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में था, ये भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में था, तो इनका रिजल्टेंट भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ये वही चीज है ना, दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनके मैग्नीट्यूड्स का एडिशन और रिजल्टेंट एक्ट करेगा सेम डायरेक्शन में, जिस तरफ दोनों एक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, चलो स्पेशल केस नंबर 2, अगर दोनों वेक्टर्स ये एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल 180 डिग्री। मान लो एग्जांपल के लिए मैंने बोला एक वेक्टर है मेरे पास इस तरफ, ये मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, और एक वेक्टर है मेरे पास इस तरफ बी वेक्टर। अगर मैंने ग्राफिकली इस कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रखा है तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, बराबर ना। इन दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ए वेक्टर का, ये समझ में आ रहा है ना। अब मैंने बोला इन दोनों वेक्टर्स को मुझे ऐड करना है, पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देंगे, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आर होगा, और आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 180 लिखूंगा, इन दोनों के बीच का एंगल, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो यहां मिल जाएगा हमें ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये वाला cos 80 cos 180 -1, वो -1 इसको माइनस कर देगा क्या, तो ये माइनस हो गया 2ab, और इस पूरे को देखो क्या ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, मतलब इस पूरे को मैं रिड्यूस्ड फॉर्म में a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, स्क्वायर और अंडर रूट कर देगा कैंसल, हमें मिलेगा a माइनस बी, जो रिजल्टेंट r है वो होगा a माइनस बी। अभी समझ के लो, a ये वेक्टर है, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, b ये वेक्टर है, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये समझ में आ रहा है ना। अब इसको मैं ऐसे याद रखूं क्या, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो बड़े वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस छोटे वाले वेक्टर का
मैग्नीट्यूड होगा। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो बड़े वेक्टर में से छोटे वाले वेक्टर को माइनस कर दो और उनका रिजल्टेंट किस तरफ होगा, रिजल्टेंट में भी डायरेक्शन होगा ना, उनका रिजल्टेंट किस तरफ होगा, जिस तरफ बड़ा वाला वेक्टर एक्ट कर रहा है उसी तरफ। इस बात को ऐसे समझ के लो, मान लो किसी टेबल के ऊपर ऐसा कोई एक मास रखा हुआ है, ये मास m है, मैं इसको इस तरफ धक्का दे रहा हूं विथ 20 न्यूटन, यह है ए वेक्टर, और कोई बंदा अपोजिट साइड से धक्का दे रहा है बी वेक्टर, और ये जो धक्का दे रहा है वो है 10 न्यूटन। तो मुझे बताओ ये मास किधर जाएगा, इधर, इधर वाला धक्का दे रहा है ऐसे 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, इधर वाला कम धक्का दे रहा है। अब सोच के देखो, ये इसके 10 न्यूटन को इसके 10 न्यूटन ने कैंसिल कर दिया, तो बचा इसका सिर्फ 10 न्यूटन बचेगा ना, और ये जाएगा किधर, इस तरफ। मतलब इस केस में जो नेट फोर्स होगा, एफ नेट, जो नेट फोर्स होगा वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही होगा ना, बड़े वाला माइनस छोटे वाला, और किस तरफ होगा, जिस तरफ बड़ा वाला कर रहा है उसी तरफ। अब इस केस में लक्ष्य दिया, ये वाला वेक्टर इधर था, ये वाला वेक्टर इधर था, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, रिजल्टेंट किस तरफ एक्ट करेगा, बड़ा वाला जिस तरफ है उस तरफ। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड माइनस इसका मैग्नीट्यूड, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, अगर ये वाला इतना है, मैं इतना कैंसिल करूं तो ये बचा हुआ रिजल्टेंट है क्या, ये समझ में आया। इसको कैसे याद रखोगे, अगर दो वेक्टर्स, लिखते चलोगे, अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल में है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर्स ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट बड़े बड़े वाले वेक्टर के डायरेक्शन में एक्ट करेगा और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बड़े वेक्टर के मैग्नीट्यूड से को सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस करने पर मिलेगा। डायरेक्ट डायरेक्ट करोगे, ये कुछ स्पेशल केसेस है जहां पर हम पूरा फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट निकालोगे इनको।
झालंय का? दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो दोनों मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो। दो वेक्टर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो। खत्म। हटा दो। चलो स्पेशल केस नंबर 3। स्पेशल केस नंबर 3, अगर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री मतलब वो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। मुझे पता नहीं कौन से वेक्टर्स हैं, हम उनको ड्रॉ कर लेंगे अलग से। मान लो मेरे पास कोई एक वेक्टर है, ये वाला, ये ए वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर मैंने ले लिया बी वेक्टर जो इसको परपेंडिकुलर है। तो बी वेक्टर इधर ही होगा, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। दो ही जगह बचते हैं ना उसको। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर, तो इनके बीच का जो एंगल है वही थीटा है, और ये जो थीटा है वो 90 डिग्री होगा। बराबर। अच्छा, अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कॉमन पॉइंट में से निकलने वाला डायगोनल है। इनका जो डायगोनल होगा वो यही है क्या? मतलब इनका रिजल्टेंट आर है। बराबर ना? और आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? जो आर है उसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री लिख देंगे, और कॉस 90 होता है 0। कॉस 90 0, तो ये 0 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होकर इतना टर्म दे देगा 0। तो जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। खत्म। ये समझ में आया? दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के मैग्नीट्यूड्स का एडिशन। दोनों वेक्टर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो बड़े वाले वेक्टर में से छोटे वाले वेक्टर को माइनस करेंगे, और रिजल्टेंट हमेशा बड़े वाले की तरफ एक्ट करेगा। और अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर्स का एडिशन अंडर रूट में, अंडर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बोथ वेक्टर्स, पहले वाले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले वेक्टर का स्क्वायर अंडर रूट में होगा। बराबर। दूसरी बात, मैंने बोला एक काम करो, ये एंगल बताओ, ये वाला एंगल अल्फा, यही अल्फा होगा ना? तो जो tan ऑफ अल्फा होगा, tan ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू, ये एंगल अल्फा ए के साथ बन रहा है तो ए को अकेला कर दो, ऊपर आ जाएगा बी साइन 90 प्लस ऑफ बी कॉस ऑफ 90। पर ध्यान से देखो, कॉस 90 0 है तो ये हो जाएगा गायब, और साइन 90 1 है तो ये वहां पर 1 हो जाएगा, मतलब ये बी बाय ए आएगा क्या? ये होगा tan ऑफ अल्फा। पर इतना लॉजिक लगाने की भी जरूरत नहीं है, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे तो सोच के देखो, हमको यही ट्राइंगल मिल रहा है क्या? मुझे उससे मैग्नीट्यूड से लेना देना है ना। तो ये ट्राइंगल अगर मिल रहा है तो ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो tan अल्फा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होगा क्या? अपोजिट साइड का लेंथ बी के लेंथ के इक्वल है क्या? बी अपॉन में एडजेसेंट साइड का लेंथ ए, तो ए का मैग्नीट्यूड। खत्म। याद रहेगा? लिखूंगा ना ऊपर। झालंय का? जल्दी करो जल्दी, दो स्पेशल केसेस और हैं, जल्दी खत्म करने का अपने को। कल से क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे इसके ऊपर। जब तक दोनों स्पेशल केस होंगे नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं। घड़ी बेड़ी देखो मत। झालंय ना? हटा दो।
लक्ष्य ध्यान, अगर कभी ऐसा हो कि दो वेक्टर्स हैं जिनको मुझे ऐड करना है और ये जो दोनों वेक्टर्स हैं इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि वो सेम डायरेक्शन में, मैं बोल रहा हूं कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। केस नंबर 4, स्पेशल केस 4, अदर इफ magnitudes of both vectors is same, मतलब मेरे पास दो वेक्टर्स हैं फॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मेरे पास दो वेक्टर हैं पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। फॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर magnitude of A vector is equal to magnitude of B vector, लेकिन दोनों के बीच में कुछ एंगल है, मतलब डायरेक्शन सेम या फिर अपोजिट वगैरह नहीं है। एंड एंगल बिटवीन देम, एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा, उनके बीच का कुछ एंगल है थीटा। कितना एंगल है, जनरल केस ले रहे हैं अपन, तो कितना एंगल है हमको पता नहीं, हम सिर्फ इस केस को अपन ड्रॉ कर लेंगे। मान लो मेरे पास कोई एक वेक्टर है ये वाला ए वेक्टर और मेरे पास ये वाला एक वेक्टर है बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, ये है थीटा इन दोनों के बीच का एंगल, और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ए जितना है उतना ही बी है। तो ध्यान से देखो, इनका अगर मैं रिजल्टेंट निकालता हूं, इनका अगर मैं रिजल्टेंट निकालता हूं तो जो पैरेललोग्राम होगा उसका जो कॉमन पॉइंट से निकलने वाला डायगोनल होगा, मतलब ये वाला डायगोनल, यही रिजल्टेंट होगा आर, और इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यहां कैलकुलेट करेंगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आर, आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पहले वाले वेक्टर का स्क्वायर, मतलब ए वाले वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ऑफ दूसरे वाले वेक्टर का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा होगा क्या, इक्वल्स टू, मुझे बताओ ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, मतलब मैं ए को बी लिख सकता हूं या फिर बी को ए लिख सकता हूं, तो ये बी को मैं ए लिख रहा हूं, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू ए का स्क्वायर होगा क्या, इंटू कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर 2a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। क्या इन दोनों टर्म्स में ये एक टर्म है, यहां से यहां तक एक टर्म है और यहां से यहां तक एक टर्म है, इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, 2a का स्क्वायर, तो ये ले लिया हमने 2a का स्क्वायर कॉमन, यहां पर बच गया 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा बराबर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2a का स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इज tan थीटा, बोलने वालों गोली मार दूंगा तुम सबको, 1 प्लस कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिकल टूल्स, मैंने कहा था मैथमेटिकल टूल्स हमेशा रिवाइज करोगे, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये 1 प्लस कॉस थीटा होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, यही होगा क्या, ध्यान से देखो 2 इंटू 2 4, मतलब ये 2 का स्क्वायर है क्या, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर a का स्क्वायर कॉस थीटा बाय 2 का स्क्वायर ही तो है, इन सभी का स्क्वायर है और ये अंडर रूट में है तो सभी बाहर आ जाएंगे, जो रिजल्टेंट आर होगा वो 2 इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय 2 होगा क्या, है ना, ये हो गया रिजल्टेंट। कब, जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, कोई फॉर्मूला इसको इतना बड़ा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या करोगे 2 इंटू, अगर ये कब यूज करना है
जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो 2 इंटू किसी भी एक का मैग्नीट्यूड, ए और बी सेम है, 2 इंटू किसी भी एक का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल बाय 2। अगर ये 60 होगा थीटा तो ये 60/2 30 हो जाएगा क्या, शॉर्ट ट्रिक। अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो उनका जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड 2 इंटू किसी भी एक का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल बाय 2, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। बराबर। दूसरी बात मैंने बोला एक काम करो, ये एंगल निकालो ना, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल होगा इसको बोलेंगे हम अल्फा। तो मुझे tan अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। tan ऑफ अल्फा विल बी इक्वल्स टू, tan ऑफ अल्फा निकालेंगे, जिसके साथ निकाला जा रहा है उसका मैग्नीट्यूड कर देंगे अकेला, ये वाला ए। तो ऊपर कौन आ जाएगा, b इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस ऑफ, यहां पर आ जाएगा b इंटू कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू, क्या ये जो b है उसको a लिखा जा सकता है, ये लिख दिया मैंने a इंटू साइन ऑफ थीटा अपॉन में a प्लस a कॉस ऑफ थीटा होगा क्या। इन दोनों टर्म्स में से a साइन ऑफ थीटा न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में a को कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस थीटा होगा क्या, ये a और a हो जाएगा कैंसल, ये समझ में आ रहा है। इक्वल्स टू tan ऑफ अल्फा, tan ऑफ अल्फा विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस कॉस थीटा, फिर से यही है क्या, 1 प्लस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर वाला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और न्यूमरेटर में क्या बचा है साइन थीटा इक्वल्स टू डिनोमिनेटर का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, मुझे कुछ ऐसा लिखना है कि यहां से कुछ कैंसिल हो जाए। क्या लिख रहा हूं मैं, लक्ष्य देख रहा, साइन ऑफ, लक्ष्य जाए पर, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होगा क्या, ये पढ़ा ना अपन ने, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये वाला जो एंगल है वो इसका आधा, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा विल बी 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस ऑफ थीटा बाय 2 होगा क्या, बराबर ना। मतलब साइन थीटा को लिख सकता हूं मैं 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय 2। ध्यान से देखो 2 और 2 हो जाएगा कैंसल, कॉस थीटा बाय 2, यहां से एक कॉस थीटा बाय 2 को कैंसिल करेगा, न्यूमरेटर में बचा साइन थीटा बाय 2, डिनोमिनेटर में बचा कॉस थीटा बाय 2, इसको हटा दे रहा हूं। tan ऑफ थीटा, tan थीटा ये साइन थीटा बाय 2 अपन कॉस थीटा बाय 2, tan थीटा बाय 2 होगा क्या, ये मिल गया अपने को tan ऑफ थीटा बाय 2। अब यहां से देखो tan अल्फा ये tan थीटा बाय 2 के इक्वल है, इसका मतलब अल्फा थीटा बाय 2 के इक्वल होगा। ये स्टेट करता है कि जो अल्फा है वो थीटा बाय 2 के इक्वल है, मतलब ये जो अल्फा है वो थीटा बाय 2 के इक्वल है। ये टोटल एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा बाय 2 है, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, थीटा बाय 2 होगा क्या, ये समझ में आ रहा है। मतलब ये जो रिजल्टेंट है वो इस एंगल का बाइसेक्टर ही है क्या, ये समझ में आ रहा है ना। तो फिर से अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो जो रिजल्टेंट होगा वो 2 इंटू किसी एक का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय 2 होगा, और जो रिजल्टेंट होगा वो उन दोनों का एंगल बाइसेक्टर होगा। मैं ये कैलकुलेट ही नहीं करूंगा, सीधा सीधा बोल दूंगा कि अगर ये एंगल, अगर ये 5 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट कितना होगा 2 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ, ये अगर 60 डिग्री है तो कॉस ऑफ 30, बराबर ना। और रिजल्टेंट एक्ट कहां करेगा, एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा 30, ये वाला एंगल कितना होगा 30 का गेहूं का।